Hello everyone, today we are going to read class 8th geography lesson number 4 which is agriculture. Agriculture मतलब कृषि, मतलब खेती, जो हम खेती करते थे उसके बारे में इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स क्या है, गुरप्रीत, Madhu, Gurpreet and Tina were talking through the village where they saw a farmer plowing a land. जो गुरप्रीत है, टीना और जो मधु है ना, वो एक गांव से गुजर रहे थे जहाँ पे बहुत सारे किसान खेतों में काम कर रहे थे. The farmer told them that he was growing wheat and just he added manure to the soil, make it more fertile. तो किसानों ने उन्हें बोला कि वो खेतों में जुताई कर रहे हैं और गेहूं को बो रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें फर्टाइल डाला है. फर्टाइल मतलब खाद ऐड करी है इन्होंने. ही टोल्ड दैट चिल्ड्रन दैट द व्हीट वुड ब्रिंग अ गुड प्राइस इन द मंडी एंड फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन द फैक्ट्रीज फ्रॉम द ब्रेड एंड बिस्किट फ्रॉम द फ्लोर. तो वो बच्चों को कहते हैं कि मंडी में वो गेहूं को अच्छी कीमत पर बेचेंगे और जिससे कि उसे गेहूं का वो आटा बनाएंगे और आटा बना के वो फैक्ट्रियों में बिस्कुट बनाएंगे या डबल रोटी बनाएंगे इस आटे की. आगे है स्टूडेंट्स, दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फाइनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो ये जो होते हैं ना, ये खेतों में जो भी ये उत्पाद बनाने के लिए 3 तरीके की क्रियाएं होती हैं इसमें. देयर आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टेरिस्ट्री एक्टिविटीज़. तो ये सबसे पहले होती है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं होती हैं. प्राइमरी एक्टिविटी देखो क्या होती है. प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल द कंसर्न एंड द एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. जितनी भी प्राथमिक क्रियाएं होती है उसमें आता है ये संसाधन आते हैं. जितने भी प्राथमिक क्रियाओं में सारे संसाधन उसके उत्पाद और निष्कर्षण से होता है. एग्जाम्पल एग्रीकल्चर और फिनिशिंग एंड गैदरिंग. तो जो ये मछली पालन होता है इसमें क्या होता है, मछली को इकट्ठा करते हैं, उनको गैदर करते हैं, ये इसका एक अच्छा उदाहरण है. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज. जो द्वितीयक क्रियाएं हैं वो इसी से संबंधित होते हैं. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड द वीविंग ऑफ क्लॉथ. तो क्या है, डबल रोटी का बनना या फिर लोहा निर्माण या फिर कपड़ा बुनना इसके अंतर्गत ही आता है. टेरिस्ट्री एक्टिविटीज़ आर दोज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विस. और जो तीसरे नंबर की फैक्ट्री होती है वो क्या करती है, वो फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को सहयोग देती है, हेल्प करती है. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी. तो इसके एग्जाम्पल देखो कौन कौन से हैं. यातायात, बैंकिंग, व्यापार या बीमा, ये सब इस तृतीयक क्रियाओं के अंदर आते हैं. तो 3 तरीके की क्रियाएं होती है. पहले होती है नेचुरल, जो जैसे कि हम खेती करते हैं वो नेचुरल है. फिर उसको वो कन्वर्ट करते हैं, वो जो खेती जैसे हमने आटे गेहूँ की खेती करी वो ब्रेड में कन्वर्ट किया, वो क्या होगी, सेकेंड टेरिटरी होगी. और थर्ड में क्या हुआ, अब उन्होंने उसको बना तो लिया, उसके बाद उसको करने के लिए उनको जितने भी बैंकिंग हेल्प वगैरह चाहिए होती है वो सारी तीसरी एक्टिविटी में आती है. तो 3 टाइम्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमने रीड आउट कर ली. एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी. मैंने देखो पहले ही एग्जांपल में बताया था, जो एग्रीकल्चर है वो पहली एक्टिविटी है. इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रेयरिंग और लाइव स्टॉक. इसमें कहता है फल, सब्जियां, फूल को उगाना और पशुपालन इन सब में आता है. 50% ऑफ द पर्सन इन द वर्क आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. जो 50% लोग होते हैं ना वो इसी क्रियाओं से संबंधित होते हैं. 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर येट. अभी भी 2/3 संख्या जो इंडियंस की है ना वो इसी पे डिपेंड है. फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल एंड द क्लाइमेट आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी. ये जो अनुकूल वातावरण होता है, अनुकूल स्थलाकृति होते हैं, मिट्टी होती है, वो सारी खेती के लिए बहुत ज़रूरी होती है. The land on which the crop are grown are called the arable land. जिस पर मतलब खेती उगाई जाती है उसको बोलते हैं कृषिगत भूमि कहते हैं, जिसमें खेती उगती है. द लैंड ऑन इन द मैप वी कैन सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंसर्न इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर आर द सुटेबल फैक्टर्स ऑफ द क्रॉप्स. तो ये जो जैसे साइड में जो ये तुम्हें ग्राफ बना हुआ है इसमें हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर खेती की जाती है ये उचित निशान हमें दे रखे हैं जहाँ जहाँ पर खेती की जाती है. तो देखो बच्चों, ये हमारे पास ये गिवन है ग्राफ. इस ग्राफ में देखो ये हर जगह जो ये दे रखा है ना, यहाँ पे ये खेती के लिए उपयुक्त है. तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है इसमें. आगे नेक्स्ट है
एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या होता है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ सेरिकल्चर, व्हाट इज़ हॉरिकल्चर एंड व्हाट इज़ विटीकल्चर एंड व्हाट इज़ पेसिकल्चर। तो ये हम रीड आउट करेंगे। सबसे पहला है एग्रीकल्चर, द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव रॉक्स, इट इज़ नोन एज फार्मिंग। एग्रीकल्चर देखो क्या होता है बच्चों, कि एग्रीकल्चर मतलब जो ये हम खेती करते हैं इसको बोलते हैं खेती कल्चर। वो आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेट करने के लिए जो मिट्टी को हम कल्टीवेट करते हैं, उसमें हम पौधों को उगाते हैं, फिर वो जो खेती होती है उसको बोलते हैं फार्मिंग, जो वो कृषि होती है। नेक्स्ट है सेमीकल्चर। सेमीकल्चर क्या होता है कि कमर्शियल रेनिंग ऑफ सिल्क वर्म, जो ये रेशम की खेती होती है उसको बोलते हैं, जो फार्मर का इनकम होता है इसको बोलते हैं हम सेमीकल्चर। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह जो उगते हैं उसको बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है वर्टिकल्चर। वर्टिकल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स की कल्टीवेशन जो होती है, ग्रेप्स को ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं हम वर्टिकल्चर ऑफ। नेक्स्ट है पेसिकल्चर, तो ब्रीडिंग ऑफ फिश, जो फ़िश की खेती की जाती है ना, फिश को ब्रीड किया जाता है, पॉन्ड्स में इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह, फिर उसको ब्रीड करते हुए जो अंडे देती है उसी में बच्चे होते हैं। तो ये जो सारी खेती होती है उसको बोलते हैं पेसिकल्चर। अब हम आगे आते हैं बच्चों, फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम मतलब कृषि तंत्र। अब हम पढ़ेंगे कृषि तंत्र के बारे में, फार्म सिस्टम क्या होता है। तो देखो फार्म सिस्टम, agriculture or a farming can be considered as a system. This is the important inputs of the fertilizer, seeds, machinery and the labor. जो ये खेती और कृषि तंत्र है ना, वो उसे मतलब एक ही रूप से देखा जाता है खेती और कृषि को। इसके महत्वपूर्ण निवेश कौन कौन से हैं, उर्वरक, बीज, मशीन और श्रमिक। मतलब खेती के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मशीन की, बीजों की, मशीन, श्रमिकों की, इन सब चीज़ों की हमें खेती के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व द प्लॉइंग, जो कुछ होते हैं ना इसमें से खेती करने के लिए, जुताई के लिए यूज़ किया, बुआई के लिए, सिंचाई के लिए, कटाई के लिए, इन सब चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। दीज इनपुट्स ऑफ द सिस्टम इंक्लूड वूल, क्रॉप, डेयरी एंड द पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो इस तंत्र के अंतर्गत और क्या आता है, फसल आते हैं, ऊन आता है, कुटकुट आता है और डेयरी उत्पादन इसी में ही आते हैं, इन सब खेती में ही आते हैं, वो सब इसी चीज़ के अंदर इंक्लूड होता है। अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन कौन सी होती हैं। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो ये खेती होती है वो अलग अलग तरीके से पूरे भारत में, पूरे संसार में की जाती है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। जो ये होती हैं टू मेन टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रोड्यूस, लेबर एंड द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये किस किस पे डिपेंड है, ये भौगोलिक दशाओं पे, उत्पादन की मांग पे और श्रम और प्रौद्योगिक स्तर पर कृषि दो मुख्य रूप से विभाजित की गई है। तो टू टाइप्स के कौन कौन से हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो पहला है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्य कृषि। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है वो हम रीड करते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फार्मर फैमिली। ये जो होती है ना, ये इस प्रकार की खेती जो परिवार, जो किसान का परिवार होता है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। मतलब जो पूरी होता है निर्वाह कृषि। सब्सिस्टेंस का मतलब ये निर्वाह कृषि, जो सिर्फ अपने निर्वाह के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही खेती करते हैं। तो ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूसिंग स्मॉल आउटपुट। तो पुराने तरीके से परंपरागत रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए तो स्तरीय प्रौद्योगिकी और खुद ही श्रम कर लेते थे, किसी बाहर की मशीनों की ज़रूरत का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। तो ये जो होता है ना, ये टू टाइप से डिवाइडेड हैं। तो ये किस तरह से है, आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, ये भी टू टाइप से डिवाइडेड है। तो कौन कौन से हैं, इंटेंसिव और दूसरा है प्रिमिटिव। अब हम ये रीड आउट करेंगे कि गहन कौन सी होती है और निर्वाह कौन सी होती है। अब हम ये रीड आउट करते हैं। तो सबसे पहला आता है इन
इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ लैंड यूजिंग द सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। तो जो किसान होता है ना, छोटे छोटे जो भूखंड के ऊपर होते हैं उसके ऊपर अपने औजारों से खेती करता है। क्लाइमेट विल हैव द सनशाइन, फर्टाइल सॉइल, फर्मिट ग्रोज ऑफ द मोर देन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम लैंड। तो जो अधिक धूप वाले दिन होते हैं ना, उसमें जलवायु के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, पानी के हिसाब से उसमें एक ही वर्ष में होने वाली खेती को उगाया जाता है। राइस इज़ द मेजर क्रॉप, चावल इसकी मुख्य फसल होती है। अदर क्रॉप इंक्लूड मेज, व्हीट, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। दूसरी फसल कौन कौन सी होती है, गेहूँ, मक्का, तिल और दलहन की। इंटेंसिव subsistence agriculture is prevalent in the densely populated region of the monsoon region of the south, southeast and the east India। तो ये किस किस में होती है, गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में ये सब किया जाता है। ये खेती उन जगह पे, मानसून वाली जगहों पर की जाती है। अब है आगे प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो अब हम पढ़ेंगे प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड द नोमैडिक हर्डलिंग। तो ये किसको है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो घुमंतु कृषि होती है ना उसको बोलते हैं, जो मैंने पिछले आपको हिस्ट्री में भी एक्सप्लेन किया था, स्थानांतरित कृषि और चालवासी पशुकरण, जिसमें ये पशुओं को भी पालते हैं, उसको बोलते हैं हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये दोनों किस में आता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में आते हैं। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जो सिर्फ अपने लिए सिर्फ उतनी ही खेती करे जितनी हमें खुद को ज़रूरत है और ज़्यादा खेती उसमें नहीं की जाती। अब आगे फर्दर आता है नेक्स्ट पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है। अब हम ये रीड आउट करेंगे, व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और दूसरा क्या है, नोमैडिक हर्डिंग। जो इसमें दो वर्ड आए हैं उसको रीड करेंगे। सबसे पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रीड आउट करते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द डेंसली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ द ट्रॉपिकल अफ्रीका, Amazon basins and part of the Southeast Asia, North India. These areas the heavily rainfall and quickly regeneration of the flora। तो ये क्या होता है, स्थानांतरित कृषि, ये किस में होता है, अमेजन के बेसिन के संग वनों में होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रीय में होता है, उत्तर पूर्वी भारत में होता है, दक्षिण पूर्व एशिया के भागों में ये सब की जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है और जो वनस्पति है ना वो ज़्यादा जल्दी फैलती है, इसमें जल्दी फैलती है। ऐसे ही खेती होती है ना, जल्दी फैलती है। अ प्लॉट ऑफ अ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय कटिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। पूरे लैंड को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया जाता है, काट कर उसको, भूखंड को बिल्कुल साफ़ कर दिया जाता है। दीज एशेज आर एडेड ऑन द सॉइल एंड द क्रॉप्स लाइक याम, मेज, पोटैटोज एंड kaswa are grown. After the soil loses its fertility, the land is left and the cultivator moves to the new land. Shifting cultivation is also called the slash and the burn agriculture। तो अब क्या करते हैं, जो इसकी जैसे कि वृक्षों को काट करने के बाद उसकी जितनी भी लकड़ियाँ सबको जला दिया जाता है। जलाने के बाद क्या करते हैं, जो उनकी राख बचती है ना बच्चों, तो उस राख को मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि जो मिट्टी जो ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और उसमें आलू, कस्वा आदि की फसलें उगाई जाती है। जैसे ही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाती है, लोग क्या करते हैं, उस ज़मीन को छोड़ के दूसरी ज़मीन पर चले जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न। ये दे रखा बच्चों, देखो स्लैश एंड बर्न के नाम से इसको जाना जाता है। तो स्लैश एंड बर्न क्या होता है, कतरन और दहन, काटो और जलाओ और फिर इसको फिर दोबारा बो, फिर काटो और फिर जलाओ। अब हम आगे चलते हैं नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, इज एडॉप्टेड इन सेमी arid region of the Central Asia, Sahara and some parts of the India like राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो नोमैडिक हर्डिंग होती है, ये पशुचारण जो होता है, चलवासी पशुचारण, तो ये कहाँ होते हैं, सहारा के शुष्क, अर्ध शुष्क प्रदेशों के, मध्य एशिया या भारत के कुछ भागों में, जैसे जम्मू और कश्मीर या राजस्थान में ये सब की जाती है। This is in this kind of the farming, herdsmen move place to place with the animals and the water and the folder along definite routes। तो ये क्या करते हैं, इस तरह की कृषि में जो पशु चालक होते हैं वो चारे के और पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉज्ड बाय क्लाइमेटिक कंसंट्रेट्स एंड द टेरेन। तो ये क्यों होता है, ये गतिविधि होती है जलवायक बाधाओं की वजह से या भूभाग में जो प्रतिक्रिया होती है, जो पैदा होती है उसकी वजह से। कैमल, शीक या गोट
are the most commonly reared. They give milk, meat, hides, wool and other products the herd in their families. तो ये क्या होता है, मुख्य रूप से ऊँट, भेड़, मवेशी, याक ये सब पालते हैं। ये जो चलवासी होते हैं, ये जो शिफ्टिंग हर्डर्स होते हैं, ये जो पशु चारक होते हैं, इनके परिवार के लिए मांस, दूध, ऊन, अन्य उत्पादक उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जो ये उन पालते हैं ना, उन्हीं से इनको दूध भी मिलता है, मीट वगैरह, वूल मिलता है, ये सारे प्रोडक्ट उसी से ही मिलते हैं जिनसे वो अपना घर चलाते हैं। तो ये था सारा स्टूडेंट सबसे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो आई होप कि इतना पोर्शन तो आपको सबको समझ आ चुका होगा कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट पे, कमर्शियल फार्मिंग। वट आर द कमर्शियल फार्मिंग। अब हम रीड आउट करते हैं कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक कृषि पढ़ेंगे अब हम। इन commercial farming crops are grown and the animals आर रियर्ड फॉर द सेलिंग इन द मार्केट। तो इसमें क्या करते हैं, फसलों को उगाया जाता है और पशुपालन करके उसको बाज़ारों में बेचा जाता है फसलों को पाल के। द कल्टिवेटेड एरिया एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ यूज्ड। तो ये जो होता है ना, कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि उगाते हैं और बेचते हैं। कमर्शियल में यही करते हैं कि किसी चीज़ को उगाएंगे और बेचेंगे, या फिर हम जैसे जानवरों को पालते हैं और बेचते हैं। ये किस लिए किया जाता है, उनको इससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए वो ये सब चीज़ें करते हैं। Most of the work is done with the help of machine. Commercial farming involves commercial grain farming, maize farming and the plantation agriculture. जो ज़्यादातर कार्य होते हैं ना बच्चों, इसमें मशीन की हेल्प से किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि और मिश्रित कृषि, इन सब में ये सब इन सबसे मिलके बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जो ये अनाज की खेती होती है उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। जो कमर्शियल रूप से अनाज की खेती होती है वाणिज्यिक रूप से। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द कमर्शियल पर्पस। जो ये फसलें होती हैं वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उगाई जाती हैं। मेज एंड वीट आर द कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स। जो मक्का और गेहूँ होते हैं सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें होती हैं। मेजर एरियाज ग्रेन फार्मिंग आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। जो ये उत्तर भारत, एशिया और यूरोप में ये शीतोष्ण घास होती है ना, ये अनाज की कृषि के लिए सबसे मुख्य क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती उगाई जाती है। यूरोप एंड द एशिया, दीज एरिया आर नॉट डेसेंटली पॉपुलेटेड विद द लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर 100 हेक्टर्स। ये जो क्षेत्र होते हैं ना, सैकड़ों हेक्टेयर और बड़े फार्म में युक्त आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। सर्व विंटर रिस्ट्रिक्ट ग्रोइंग सीजन एंड ओनली सीजन क्रॉप कैन ग्रो देयर। तो कभी कभी होते हैं ना, अधिक सर्दी वाले जो जगह होते हैं ना, उससे बाधा हो जाती है। फसल सिर्फ वहाँ पे वही उगती है, जो एक ही तरह की फसल उगेगी जो सर्दियों में उगने के लिए सही रहती है। इन मिक्स्ड फार्मिंग, जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है ना, अब हम नेक्स्ट कमर्शियल हो गए। कमर्शियल में भी आता है एक मिक्स्ड फार्मिंग वर्ड आते हैं कमर्शियल के अंदर, क्योंकि कमर्शियल में हम मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं, सारी फसलों को मिलकर उगाते हैं ताकि जो ये फसलें ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे बेचें। तो अब हम मिक्स्ड फार्मिंग पढ़ेंगे। इज़ अ लैंड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोल्डर एंड क्रॉप्स एंड द रियरिंग एनिमल। तो ये मिश्रित जो खेती होती है वो किस लिए होती है, ये इसलिए होती है कि भोजन और चारे की फसल जो है ना, भोजन और पशुपालन के लिए जो चारा होता है वो सब जल्दी से जल्दी हमें मिलता रहे। It is practiced in USA, Europe, Argentina, South East Australia, South Africa and New Zealand। तो ये जो होती है ना बच्चों कि इसको यूरोप में, अर्जेंटीना में, पूर्वी अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, ये सभी चीज़ें जो हैं चलाई जाती हैं, प्रचलित हैं। नेक्स्ट आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन होती है रोपण क्रिया। तो ये प्लांटेशन किस हिसाब से होती है, रोपण क्रिया। Plantation is a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, cashew, sugarcane, रबड़, बनाना and the cotton are grown। तो इसमें क्या होती है, चाय, काजू, कहवा, रबड़, केला और कपास की फसल उगाई जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड द कैपिटल आर नीडेड। इसमें बड़े पैमाने पर क्या होती है कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, इसमें खेती के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और पैसों की ज़रूरत पड़ती है। द प्रोड्यूस मे बी सेंट ऑफ द फार्म ऑफ द नियर बाई फैक्ट्रीज। और जो ये जो उत्पादक होते हैं ना, उसको पास
के जो जितने भी कारखाने होते हैं, जितनी फैक्ट्रीज होती है, उसमें सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ देयर फॉर असेंशियल इन सच फार्मिंग। तो इस खेती में ट्रांसपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा, तो इन सब खेतियों के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। Major plantation are found in the tropical area of a world such as the rubber in Malaysia, coffee in Brazil and tea in India and श्रीलंका। तो रोपण कृषि के जो मुख्य विश्व कौन कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होता है, जैसे ब्राज़ील में कहवा, मलेशिया में रबड़, और भारत और श्रीलंका में चाय की खेती की जाती है, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होते हैं। अब हम मेजर क्रॉप्स के बारे में रीड आउट करेंगे। तो मेजर क्रॉप्स मतलब मुख्य फसलें। तो अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू फुलफिल रिक्वायर ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो बढ़ती ही जैसे जैसे लोग हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए फसलों का उत्पादन भी जल्दी जल्दी बढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जा रही हैं। तो क्रॉप्स आर सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो कृषि से आधारित जो उद्योग है उसमें फसलों के कच्चे माल की आपूर्ति करती है। मेजर फूड क्रॉप्स एज राइस, wheat, maize, millets, jute and the cotton are the fiber crops. Important beverage क्रॉप्स आर कॉफ़ी आर टी। तो क्या होते हैं, चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का जो है इसकी मुख्य फसलें हैं। कपास, गेहूँ, जूट रेशेदार फसलें हैं, और जो कहवा और चाय है ना, वो इसकी पेय फसलें हैं। तो ये जो थी, ये मेजर क्रॉप्स थी। अब हम रीड आउट करेंगे इन सब की मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, वो सब हम रीड आउट करेंगे अब हम। तो सबसे पहले आता है मेजर क्रॉप में राइस। राइस तो सारे ईट करते हो, सारे खाते होगे चावलों को। तो अब हम पढ़ेंगे राइस के बारे में। राइस इज़ अ मेन फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड। यह विश्व में सबसे प्रमुख खाने वाली फसल है। इट इज़ अ स्टेपेबल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल एरियाज़। ये जो है ना, उष्णोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य आहार है। राइस डिमांड्स हाई टेम्परेचर। चावलों के लिए उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी, अधिक आर्द्रता की ज़रूरत पड़ती है, एंड रेनफॉल और वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल। ये कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, ये फसल कहाँ होती है कि जहाँ पे भी जलोढ़ मिट्टी होती है ना, वहाँ पे होती है। दैट कंटेन रेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। यहाँ पे जल रोकने की ज़्यादा क्षमता होती है। जो मिट्टी होती है ना, इसमें ज़्यादा देर तक वर्षा का पानी रुक सकता है। इट ग्रोज चाइना लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, इजिप्ट एंड द श्रीलंका। और जो चीन चावल का जो सबसे अग्रणी देश है जहाँ पे चावल की खेती की जाती है, इसके पश्चात भारत, जापान, श्रीलंका में भी चावल की खेती की जाती है। इट इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन इन द बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल 2 और 3 क्रॉप्स आर इन ग्रोन। तो जो अनुकूल जलवायु दशाओं की वजह से जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे वर्ष में 1 से 2 बार 3 बार फसलें उगाई जाती हैं। तो ये था बच्चों चावल के बारे में कि चावल की खेती कहाँ पे की जाती है और कैसे किस चीज़ की चावल की खेती के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब हम चलते हैं वीट, गेहूँ के लिए क्या होता है। वीट नीड्स द मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन एंड द सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। तो गेहूं के लिए क्या हो जाए, गेहूं के लिए वर्धन काल में मध्यम तापमान, वर्षा और फसल की कटाई के लिए तेज़ धूप की ज़रूरत पड़ती है। गेहूं के लिए चाहिए तो वर्षा, पर कटाई के लिए चाहिए हमें धूप। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल्ड इन ड्रेन लोमी सॉइल। ये कौन सी मिट्टी में होते हैं, जहाँ पे दोमट मृदा होती है। सबसे अच्छी कहाँ उगेगी, जहाँ पे दोमट मिट्टी होएगी। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन USA, अर्जेंटीना, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। तो गेहूँ कहाँ उगती है, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना में, रूस में, यूक्रेन में, भारत में और ऑस्ट्रेलिया में ये सब उगाई जाती हैं। भारत में गेहूँ ठंडे मौसम में उगता है। तो ये याद रखना कि भारत में गेहूँ कहाँ उगता है, ठंडे मौसम में। उसके बाद है मिलेट्स। अब हम मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द क्रॉस ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन द लेस फर्टाइल। ये जो मोटे अनाज के रूप में इसे जाना जाता है, कम उपजाऊ और बुलाई मृदा में उगाया जाता है। एंड एडिकेट सनशाइन और धूप की ज़रूरत भी पड़ती है इसमें। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टिलाइज्ड सॉइल। मेज इज़ ग्रोन इन द नॉर्थ अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, कनाडा, रशिया, इंडिया एंड मेक्सिको। तो ये जो मेज होती है, मेज के लिए पर्याप्त सूर्य की ज़रूरत पड़ती है। बाजरा, ज्वार, रागी भारत में उगाए जाते हैं, और नाइजर, चीन में भी ये सब उगाया जाता है। तो ये सब देश थे जहाँ पे ये मक्के की खेती की जाती है। अब हम पढ़ते हैं कॉटन।
हमने मिलेट्स का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मेज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो maize needs moderate temperature, rainfall, adequate sunshine. It needs well-drained, fertile soil. Maize is grown in North America. तो मक्का कहाँ मक्के के लिए धूप की ज़रूरत पड़ती है, वर्षा की ज़रूरत पड़ती है और अच्छी जो मिट्टी होती है ना सुअपावित उपजाऊ मृदा की ज़रूरत पड़ती है। ये मक्का जो है उत्तर अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, रूस, भारत और मैक्सिको इन सब में उगाई जाती है। तो ये था मक्के के बारे में। तो ये कहाँ पे उगाई जाती है, हमारे इंडिया में भी उगाई जाती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है कॉटन। कॉटन मतलब रूस। अब हम कॉटन मतलब कपास। अब हम कपास के बारे में पढ़ेंगे कि कपास की खेती कहाँ और कैसे की जाती है और उसको खेती के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कॉटन नीड्स हाई 100 and the 10 days adequate sunshine for its growth। जो कपास है उसको हल्की वर्षा, उच्च तापमान की ज़रूरत पड़ती है और कम से कम उसको कितना तापमान चाहिए, 200 से 210 तक दिन तक 10 फोर्स फ्री मतलब 200 से 200 दिन तक पलाहारी दिन, तेज चमकती धूप की आवश्यकता होती है ताकि वो ग्रो कर सके। और इसको जलोढ़ और काली मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है उगने के लिए। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट एंड ब्राज़ील आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। तो ये जो है ये चीन है, अमेरिका है, भारत है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील है, मिस्र है, ये कपास उगने का सबसे मुख्य देश है। यहाँ पे कॉटन उगाई जाती है। तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये जो होता है ना कपड़ा जहाँ पे उगता है, सूती वस्त्र उगता है, ये उसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर कॉटन ही नहीं होगा तो क्लॉथ बनेगा कहाँ से। उसके बाद है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जूट। जूट मतलब पटसन। जूट को हम बोलते हैं पटसन। अब हम इस जूट के बारे में रीड आउट करेंगे कि पटसन कैसे उगता है और कहाँ किस मिट्टी की ज़रूरत होती है। जूट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। इसको हम सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। इट ग्रो वेल ऑन द एलुवियल सॉइल एंड द नीड्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इसको क्या मृदा को विकसित करने के लिए उच्च तापमान चाहिए, जलवायु चाहिए और वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। This crop is grown in the tropical region. India and the Bangladesh are the leading producer of the jute in the world. जो ये फसल है ना ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और बांग्लादेश, भारत जो है इसका ना अग्रणी उत्पादक है। सबसे ज़्यादा इसको कहाँ उगाया जाता है, इंडिया और बांग्लादेश में। ठीक है स्टूडेंट्स, जूट कहाँ उगता है सबसे ज़्यादा, पटसन कहाँ उगती है, इंडिया और बांग्लादेश में। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी कहाँ उगती है, कॉफ़ी के बारे में रीड आउट करेंगे। कॉफ़ी नीड्स द वार्म एंड द वेट क्लाइमेट एंड द वेल ड्रेन्ड लोमी सॉयल। इसके लिए गर्म, आर्द्र जलवायु और सूप अपवाहित दोमट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। हिल स्लोप्स आर द मोस्ट सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। इसकी ग्रोथ के लिए पर्वतीय ढाल जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। ब्राज़ील इज़ द मेन प्रोड्यूसर फॉलोड बाय द इंडिया एंड द कोलंबिया। जो ब्राज़ील है वो इसको उगाने का सबसे अच्छा स्रोत है, ब्राज़ील। और इसके बाद जो है ना कोलंबिया और भारत भी इसको कॉफ़ी को उगाने का सबसे अच्छा स्रोत बन गया है। पहले ब्राज़ील थी पर आजकल इंडिया और कोलंबिया में भी उगाया जाता है। उसके बाद है कि टी के बारे में, चाय की खेती। तो टी इज़ द बेवरेज क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन द प्लांटेशन। ये चाय एक ऐसी खेती है, पीने वाली खेती है जिसको पिया जाता है, चाय को बना के पिया जाता है, जो कि बागानों में उगती है। दिस नीड्स cool climate and well distributed high rainfall during a year of a growth of its tender leaves। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु की और वर्षा की, बहुत ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। It needs a well-drained loamy soil and the gentle slopes. Labor in large number of is needed to pick leaves. Kenya, चाइना, इंडिया, श्रीलंका प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन दिस वर्ल्ड। तो इसके लिए क्या होती है, अच्छी बारिश की ज़रूरत पड़ती है और इसमें जो मंद ढाल वाली दोमट मिट्टी होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और पत्तियों को चुनने के लिए बहुत ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसकी एक एक लीव्स से चाय बनती है। तो पत्तियों को चुनने के लिए बहुत सारे श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है। और ये कहाँ कहाँ उगते हैं, केन्या में और चाइना में और इंडिया में, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है।
उसके बाद है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मतलब कृषि का विकास कैसे हुआ वो अब हम रीड आउट करेंगे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मीन्स द एफर्ट मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन सो एज द फुलफिल ग्रोइंग। तो कृषि विकास का संबंध बढ़ती हुई जनसंख्याओं की जो पूर्ति है उसको करने के लिए है। जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या काम करती है कि जितनी जनरेशन बढ़ रही है उनको भी तो प्रॉपर अनाज की ज़रूरत है, तो कृषि उस हिसाब से कृषि को भी बढ़ाया जाए। Demand of increasing population. This can be done in many ways like increasing the cropped area and number of crops, improving irrigation system, use fertilizers, high yield quality seeds. तो ये अनेक तरीक़ों से ऐसा किया जा सकता है, जैसे कि बोई जाने फसलों की संख्या बढ़ाकर या फिर खेतों को ज़्यादा विस्तृत करके, सिंचाई की सुविधा बढ़ाकर, और जो खेती है ना उसमें और ज़्यादा बीजों का प्रयोग करके, उर्वरकों का प्रयोग करके। mechanism in the agriculture is also an other aspect of the agriculture development। और कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। the aim of the agriculture development is to increase the food security in the world। और कृषि के विकास के लिए मुख्य लक्षण क्या है? फूड की सिक्योरिटी करना, कि जो हमारी खाद्य है ना उसकी भी सुरक्षा करना है। तो एग्रीकल्चर हैज़ अ डेवलपमेंट एट द डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो कृषि का विकास है, कृषि को विकास के लिए जो है ना संसार के विभिन्न भागों में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की गतिविधि चलाई जा रही है। डेवलपमेंट कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन जनरली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर द क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द स्मॉल लैंड एंड द प्लॉट्स मोस्टली सब्सिस्टेंस। तो अधिक जनसंख्या वाले जो विकासशील देश हैं वहाँ पर गहन कृषि की जाती है, जहाँ छोटी छोटी जोतों पर या जीविका के लिए फसलों को उगाया जाता है। Large land holding are the more suitable for the commercial agriculture in USA, Australia and the Canada. On the other hand, basis of the two cases of the studies of farm, one from the India and other from the USA। तो ये क्या होता है बच्चों कि वाणिज्य कृषि के लिए सबसे बड़ी जोतें क्या हो ज़्यादा चाहिए होती है। अगर वाणिज्य कृषि करनी है हमें तो ज़्यादा जोतों की ज़रूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर कृषि करनी है तो ज़्यादा चीज़ चाहिए, हमें ज़्यादा खेती करनी पड़ेगी। जैसे कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, इनमें यही सब की जाती है। तो अब हम दो फार्मों के बारे में पढ़ेंगे। जो दो फार्म है, एक होता है भारत के फार्म, दूसरे जो है अमेरिका के फार्म। इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे दो फार्म कौन कौन से हैं और इसमें क्या क्या होता है। ये दो फार्म जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के दो फार्म बने हैं, इंडिया में है और एक ऑस्ट्रेलिया में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सॉरी अमेरिका में। तो लेट अस अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड अ डेवलपमेंट कंट्री। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इससे कैसे विकासशील देश जो होते हैं कृषि के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहला है भारत, फार्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो फार्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद सिचुएटेड इन द गाज़ियापुर डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में एक आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इज़ द स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज हु ओन्स द फार्मलैंड अबाउट 1.5 एकर्स। तो मुन्ना लाल इस गांव में एक छोटा सा कृषक है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है। हिज हाउस इज़ इन मेन विलेज। उसका जो घर है ना बिल्कुल मेन विलेज मुख्य गांव के अंदर है। ही बाइज हाई यील्ड्स एंड वैराइटीज़ ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी ईयर। वो हर वर्ष अच्छे उपज वाले बीज खरीदता है। दिस द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोव एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन ईयर विच यूजली वीट और राइस या पल्सेस। तो वो क्या करता है, वो हर वर्ष कम से कम 2 बार फसलों को उगाता है, जिसमें से है चावल, गेहूँ, ये सब वो उगाता है 2 बार ही। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड एंड एल्डर्स एज वेल द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स अबाउट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन द रेंट प्लॉइंग सम ऑफ हिज फ्रेंड्स ट्रेडिशनल मेथड यूजिंग बुलॉक्स एंड द प्लॉइंग फील्ड्स। तो उसने अपने मित्रों से और बुजुर्गों से क्या किया, उन्होंने उनसे संबंधों से सलाह ली और अपने खेतों में जुताई करी, उसमें ट्रैक्टर उसने यूज़ किया। और मतलब उसके कुछ दोस्त हैं ना वो अभी भी ट्रेडिशनल हिसाब से ही करते हैं, बैलों से ही खेती करते हैं, पर उसने क्या किया, उसने ट्रैक्टरों की हेल्प से खेती करी। देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड्स विच ही टेक्स ऑन द रेंट एंड इरीगेट हिज फील्ड। उन्होंने क्या किया, पास ही एक नलकूप है उसने जिसकी सहायता से अपने उसको किराए पर लिया और अपने खेत की सिंचाई करी उसकी हेल्प से।
मुन्ना लाल ऑल्सो ओन्स 2 बफेलोज एंड फ्यू हैंस। तो मुन्ना लाल ने क्या किए, कुछ 2 भैंसें और कुछ मुर्गियाँ भी पाली। ही सेल्स मिल्क एंड द कोऑपरेटिव स्टोर सिचुएटेड इन द नियर बाय टाउन। उसने क्या किया, नज़दीक के शहर में स्थित सहकारी जो दूध है वहाँ पे वो दूध भंडार में दूध बेचने लग गया। ही इज़ द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन विच एडवाइज हिम विच टाइप ऑफ द फोल्डर ऑफ द एनिमल्स। तो वह वहाँ का एक सदस्य भी बन गया सहकारी समिति का, जहाँ उसे पशुओं को पालने, उसकी सुरक्षा या जानवरों के जो कृत्रिम जो गर्भधान होता है उसके बारे में उसे सलाह दी गई। सेफ्टी नोव्स द प्रोडक्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड द आर्टिफिशियल इन्वेस्टेशन। तो वहाँ पे उसको जानवरों के लिए चारे, कृत्रिम गर्भधान आदि के बारे में, सुरक्षा उपायों के बारे में उसको सलाह दी गई। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हेल्प इन द सेवरल फार्म एक्टिविटीज़। उसके परिवार के सारे लोग जो थे ना उसको फार्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें हेल्प करते थे। समटाइम्स ही बोरोज लोन फ्रॉम अ बैंक एंड द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू बाय HYV सीड्स एंड द इम्प्लीमेंट्स। कभी कभार वो क्या करता था, अगर उसके पास पैसे नहीं होते थे तो वो कई बार पैसों को उधार ले लिया करता था, बैंकों से लोन ले लिया करता था ताकि वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स ले सके और अपनी खेती अच्छे से कर सके और अच्छे से उत्पादन कर सकें। ही सेल्स इज प्रोड्यूस इन द मंडी सिचुएटेड इन द टाउन नियर बाय। उसने क्या किया, जो उसकी खेती होती थी वो उसे मंडी में बेचता था। सम मेजॉरिटी फार्मर्स डू नॉट हैव स्टोरेज फैसिलिटी, दे हैव टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन दे वर वर्किंग मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू देम। तो कुछ लोग ऐसे होते थे ना जिनके पास भंडार करने की सुविधा नहीं होती, भंडार मतलब इकट्ठा करके रखने की सुविधा नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, वे बाज़ार के अनुकूल ना होने पर भी उत्पादों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे। मतलब बाज़ार में अगर उन्हें कम पैसे मिल रहे होते थे वो कम पैसों में भी बेचने के लिए रेडी हो जाते थे। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़। इसलिए जो हाल ही में जो सरकार है उसने भंडारण को सुविधाओं के लिए बहुत सारे विकास के कदम उठाए हैं। तो ये पढ़ा हमने एक इंडिया के फार्मर के बारे में हमने रीड आउट किया है। कौन था, मुन्नू लाल। कि जो मुन्नू लाल था वो उसने क्या किया, उसके पास जो ज़मीन थी उसने खेती करी, उसको बेचा। अगर उसको बाई चांस कोई कमी होती थी और तो वो लोन भी ले लेता था। वो सहकारी समिति का एक मेंबर भी बन गया। फिर उसे वहाँ से एडवाइस मिली। उसने 2 गायें भी पाली, मुर्गी भी पाली। फिर उनसे जो उन्हें दूध वगैरह मिलता था, एग्स वगैरह मिलती थी, फिर उसने उससे एक अपनी फर्म बनाई। तो ये सब हमने इंडिया के किसान के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे अ फार्म इन द USA। अब एक अमेरिका में जो ये फार्म है उसके बारे में अब हम रीड आउट करेंगे। तो देखो, द साइज ऑफ एन एवरेज फार्म इन द USA इज़ मच लार्जर देन इंडिया। जो USA के अंदर जो फार्म है वो इंडिया के फार्म से बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके मतलब हम आइडिया नहीं लगा सकते। अ टाइपिकल फार्म इन USA इज़ अबाउट 250 एकर्स। जो संयुक्त राज्य में एक जो फार्म है वो कम से कम 250 हेक्टेयर का होता है। द फार्म जनरली लिव इन द फार्म। जो फार्मर होता है फार्म में ही रहता है। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन, कॉर्न, वीट, सोयाबीन, शुगर बीन, कॉटन। तो वो क्या करता है, वहाँ पे सोयाबीन, मक्का, गेहूँ, चुकंदर आदि वहाँ पे उगाया जाता है। जोए हाहॉरन, अ फार्मर इन द मिड वेस्ट USA इन द US स्टेट अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ अ लैंड। संयुक्त राज्य में मध्य पश्चिम में स्थित एक कृषक हॉरन के पास 300 हेक्टेयर की भूमि है। उसने अपनी खेत में मक्का उगाता है। ही प्रोड्यूस कॉर्न ऑन हिज फील्ड। वो अपनी खेती में मक्का उगाता है। एंड मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड द वाटर रिसोर्सेज फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज क्रॉप्स। और वो ये निश्चित करता है जो उसकी मिट्टी है वो उपजाऊ है और वो जितनी भी पानी की जो सुविधाएं हैं वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्पेंड्स द सॉइल सैंपल्स टू द सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू नो द वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर एडिक्वेट और नॉट। और वो टाइम पे वो क्या करता था, जो फसल की जितनी होती थी ना फसल, तो उसको वो फसल के नमूनों को, मिट्टी के नमूनों को वो प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया करता था ताकि उसे पता चलता रहे कि उसकी मिट्टी में पोषक तत्व हैं या नहीं हैं। दिस रिजल्ट हेल्प जॉय टू और adopt a scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite which gives him the accurate picture of the field. तो वो क्या करता था,
ये जो था ना हॉर्न, ये वैज्ञानिक उर्वरक कृषि क्रम योजना में बनाने में सहायता करता था। उसका जो कंप्यूटर है उससे वो जुड़ा हुआ था, और जो खेत की तस्वीर थी ना वो उसको पूरे खेत की तस्वीर दिखाता रहता था। दिस हेल्प टू यूज़ द केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड व्हेन एवर दे नीडेड। इसकी वजह से उसे हेल्प मिलती रहती थी कि उसे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की हेल्प कब लेनी है, कब उसको ज़रूरत करनी है, वो उसको पता चलता रहता था। He uses tractor, seeds, drill, lever, combine and thresher and the harvester to perform various agriculture activities. Grains are, तो वो क्या करता था, वो ट्रैक्टर का, बीजों को बोने के लिए मशीनों का, संपलक का, हार्वेस्टर का और थ्रेसर मशीन आदि का वो यूज़ करता था अपनी फसलों को बोने के लिए। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज एंड सेंड टू द मार्केट एजेंसीज। और वो क्या करता था, वो अनाज को अन्न भंडार में इकट्ठा करके रखता था और उसे मार्केट में एनजेसीओ में भेज दिया करता था बेचने के लिए। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन नॉट अ पीजेंट फार्मर इन इंडिया। जो यूएसए के अंदर जितने भी जो किसान है ना वो एक बिजनेसमैन की तरह वर्क करते हैं, परंतु जो इंडिया के अंदर जो किसान है ना वो बिल्कुल मतलब एक होता है निसहाय व्यक्ति, जो बिल्कुल खेती मतलब कि कोई स्कोप ही नहीं है, खेतीहार किसान है, वो उसकी तरह रहता था। तो जो यूएसए के किसान जो थे वो ज़्यादा परफेक्ट थे, ज़्यादा स्रोत थे उनके पास, वो ज़्यादा अच्छे से अपनी खेती का ध्यान रखते थे। परंतु जो इंडिया के किसान थे ना वो मतलब साहूकार के अंडर ही दबे हुए हैं। उनकी अगर खेती नहीं होती तो उनसे उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, कम पैसों में बेचना पड़ता है। पर और इंडिया किसानों के पास तो स्टोर करने के लिए भी जगह नहीं होती थी कि वो अपनी खेती को कहाँ पे स्टोर करे। पर यूएसए में ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे, और जो खेती है ना वो ज़्यादा लैंड में की जाती थी, थोड़ी लैंड में नहीं की जाती। जैसे यहाँ पे इंडिया में 1.5 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर में खेती की जाती है, वहाँ पे कम से कम 250 से 300 हेक्टेयर में डिफरेंट टाइप्स की खेती की जाती थी। तो ये था डिफरेंस इंडिया के फार्म में और अमेरिका के फार्म में। तो ये था तुम्हारा चैप्टर लेसन नंबर 4 ऑफ योर ज्योग्राफी क्लास 8th। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर्स गिवन हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को आप चैप्टर को रीड आउट करने के बाद एक बार फिल करने की ट्राई करने की खुद ही कोशिश करना।